नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, रेट ज़रूर करिए, रिव्यू ज़रूर करिए, रिकमेंड ज़रूर करिए एंड अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली एज सून एज़ पॉसिबल मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई डिटेल्ड क्वेरी है तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको कंटेंट बेस्ड ये चैनल मिलेगा जहाँ पर नॉइज़ को कट किया जाता है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कौन इस चैनल को लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जुडिशरी के इंडियन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जुडिशरी जो हमें जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका के जो प्रोविजंस भारतीय बंधारण या जो भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उन सब की हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी एग्जामों में लाइक आप यूपीएससी देख लो, स्टाफ सिलेक्शन देख लो, या आप जुडिशरी के एग्जाम जेएमएफसी की देख लो, सिविल जज की देख लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एओआर, बहुत सारे एग्जामों में इसके प्रोविजन से डायरेक्टली सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, मैं ये एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्योंकि एक एक आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि जुडिशरी के बारे में जो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जुडिशरी क्या है क्या नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे, एक एक आर्टिकल पे मैं डिटेल वीडियोस बना दूंगा, तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला जो पॉइंट है क्वाशी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता ही होना चाहिए। लाइक इनिशियल जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कहा कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके जो फीचर्स हैं वो भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। बट आपको पता ही है दोस्तों, जो लार्जेस्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसका माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके अलावा भी काफ़ी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अलग अलग देशों से। तो दोस्तों, फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ इस टाइटल को डिस्प्यूट करके कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वाशी फेडरल है। ठीक है, क्वाशी का मतलब दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में समझ सकते हो कि क्वाशी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे। दोस्तों, अब इसमें जैसे कि आपको पता ही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन की बात की गई है। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाते हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा दोस्तों, जैसे आप बात हमें पता ही है एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करते हैं। और दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट बॉडी या एजेंसी आप समझ लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, जो हमारा थर्ड ऑर्गन है, वो है हमारी जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका भी कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, जो उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बना है या नहीं बना उसको चेक करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे डिसाइड करती है कि लॉ के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं पैरेलल जुडिशरी। दोस्तों, जैसा आप अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जो देख पा रहे हैं वहां पर पैरेलल जुडिशरी है। अब पैरेलल जुडिशरी का दोस्तों क्या मतलब है? वहां पर फेडरल नहीं है, मतलब स्टेट की अलग जुडिशरी है। जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 स्टेट्स हैं। स्टेट की अलग जुडिशरीज हैं एंड सेंट्रल की अलग जुडिशरी है, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिपेंडेंट भी है, तो वो एक तरीके से पैरेलल जुडिशरी है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया में जैसा आप देख पा रहे हो सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी है, यानी एक हायरार्की है, लाइक एक के ऊपर एक है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और हाई कोर्ट्स अलग है, तो उसे हम सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी कहेंगे कि एक के ऊपर एक है, एक ऑर्डर में है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ सकते हैं जो इंडियन जुडिशरी जो हमारे बंधारण में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, संविधान में दी है, वो पैरेलल जुडिशरी नहीं है, ये सिंगल एंड यूनिफाइड है। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया हमारी जुडिशरी हायरार्कियल ऑर्गेनाइज्ड है। हायरार्कियल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद स्टेट्स में हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दोस्तों ये हमारी 3 टायर जुडिशरी यही है। और 4th टायर गवर्नमेंट ने बाय लॉ बनाया है, जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है, जिसमें से ये ग्राम न्यायालय, जिसे हम विलेज कोर्ट भी कहते हैं, इसका एग्जिस्टेंस आया। तो दोस्तों अब हमारे पास 4 टायर जुडिशरी है। ठीक है, तो ये हायरार्कियल
ऑर्गेनाइज्ड है। उसका मतलब मैंने आपको बता दिया, एक के ऊपर एक है। एपेक्स कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट मानी जाएगी, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देख पाते हो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स देख पाते हो, और उसके नीचे विलेज कोर्ट्स या ग्राम न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे। दोस्तों ये सारी की सारी जो जुडिशरी के जो मैंने आपको बताया हायरार्कियल जो ऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। अब दोस्तों ऑर्गेनिकली लिंक्ड का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप समझ लीजिए कि एक ग्राम न्यायालय पे जो जज है वो एलिवेट होके ऊपर जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज एलिवेट अपॉइंट होके हाई कोर्ट में जा सकता है, और हाई कोर्ट का अपॉइंट होके या सिलेक्ट होके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिकली लिंक्ड, यानी इंटीग्रेटेड है। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है, ये दोनों ऑर्गन जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उससे अलग रखी गई है, ताकि डिस्प्यूट के केस में ये एक स्वतंत्र होके डिसाइड कर सके कि लॉ के हिसाब से सारे लॉज बन रहे हैं या कोई भी यूनिट में डिस्प्यूट तो नहीं है, उसको डिसाइड कर सके। इसलिए इसे भारतीय बंधारण में या भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंडिपेंडेंट रखा है। दोस्तों इसका एक अलग से प्रोविजन भी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में ये बात की गई है दोस्तों, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट इसका सेपरेशन दिया है, उसके अलावा भी इसे इंडिपेंडेंट रखा गया है। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये एसेंशियल ऑर्गन है गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के लिए कह लो, स्टेट आप एज अ स्टेट लाइक जो हमारे जो 29 स्टेट्स है उस सेंस में भी बात कर सकते हो, और इंडिया एज अ स्टेट भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में इसे इसी तरह यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी एसेंशियल ऑर्गन है। वो एसेंशियल क्यों है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये इंडिपेंडेंट है और डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब मैं पहले बताना चाहूंगा जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसका ट्रेडिशनल रोल क्या था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसका था रोल पहले ये था कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, मतलब जो इंसान लॉ को वायलेट कर रहा है उसे पनिश करना अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये था इसका ट्रेडिशनल जो पहले इसका रोल था। दोस्तों नया जो मॉडर्न रोल है, जो कंटेम्प्रेरी रोल है, वो बहुत ज्यादा हो गया। जैसा आप देख पा रहे हैं रियल टाइम में भी काफी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती हैं, काफी लोगों के हितों की बात होती है, तो इसे आप समझ लीजिए एक मैकेनिज्म के रूप में भी अब लोग अपने राइट्स के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक्सपांड होगा, वैसे वैसे इसका रोल बढ़ता चला जाएगा। इसका स्कोप आप समझ सकते हैं एवर एक्सपांडिंग है और आगे भी बढ़ेगा। दोस्तों आगे चलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप होता है दोस्तों, वो दो सिद्धांतों पे बेस्ड है। नंबर 1, लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर नहीं है। जब भी कुछ गलत गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट से मतलब है जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी भी कुछ अगर गलत काम करती है तो दोस्तों उसे चैलेंज किया जाता है न्यायपालिका में, जो इंडिपेंडेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब गवर्नमेंट को भी दो भाग में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पता ही, और स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये एक तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है। पावर को भी एक के हाथ में नहीं रखा गया है, अलग अलग जो स्टेट्स है उन्हें कॉम्पोनेंट यूनिट्स भी कह सकते हैं हम। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग तरीके से उन्हें एक फेडरल पॉलिटी हमने एनविसेज की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपनी तरीके से गवर्न कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ हेड गवर्नमेंट आप समझ सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मॉनिटर करेगी, उस पर ध्यान रख सकती है, और वो अपने जो स्पेसिफिक फंक्शंस है जो उनके यूनियन लिस्ट में दिए गए, टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी है हमारी आर्मी है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और स्टेट को भी काफी ऑटोनॉमी दी गई है, काफी एरियाज में वो अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन काफी है जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, तो सबका अपना काम है। दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है डिफाइंड राइट्स ऑफ द सिटीजन। दोस्तों जैसा आपको पता है पार्ट 3 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दोस्तों ये राइट्स बड़े डिफाइन है कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ घर बना सकते हैं, कौन सा धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपकी रेमेडी क्या होगी अगर स्टेट आपकी बात नहीं मानता। तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो आपको पता ही है, रिट्स हमारी मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, सर्यूशरी, प्रोहिबिशन, को वारंट, इन रिट्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज भी कर सकते हैं। 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, एंड आर्टिकल 226 के अंदर यही रिट्स हैं जो स्टेट हाई कोर्ट्स के लिए दी गई है। दोस्तों जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इन रिट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रिंसिपल है आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के। आगे चलेंगे दोस्तों अब जुडिशरी एज अ एजेंसी हम समझेंगे क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिटीजन के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, कोई भी लॉ को अगर डिफाइंस करता है तो उसे पनिश करती है। सेकंड आप देख पा रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन
एक कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है कि उन्हें भी किन चीज़ों को ध्यान में रख के लॉ बनाना है जो लोगों की मदद कर सके। उसके बाद दोस्तों आप आगे देख पा रहे हैं, आपका ध्यान भी रखती है कि आपके कोई भी राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं किया जाए। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायपालिका जो है आपका पूरा पूरा ध्यान रखती है। कोई भी अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो उसे चैलेंज करके आप उसे एड्रेस करवा सकते हैं जुडिशरी से। दोस्तों आगे चलेंगे। जो दोस्तों अब इसका दूसरा मतलब यही हो गया कि जुडिशरी हैज बिकम साइन क्वा नन। अब साइन क्वा नन क्या है दोस्तों? समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर जुडिशरी नहीं होगी दोस्तों तो आपके राइट्स का हनन कभी भी हो सकता है, कोई भी सरकार कर सकती है, कुछ भी कर सकते हो। जस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज कर रहा है, इसलिए आप समझ लो ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है, आपके राइट्स का हनन नहीं होगा। अगर होता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ये एक तरीके से समझ लो दोस्तों एम्पायर का काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारा डुअल सिस्टम नहीं है, हमारा सिंगल एंड यूनिफाइड सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, यानी एपेक्स कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है, उसका जो भी वर्डिक्ट होगा वो मान्य है और वो मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। दोस्तों एक और जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, जुडिशरी एग्जिस्ट टू सी। क्यों जुडिशरी एग्जिस्ट कर रही है, न्यायपालिका क्यों एग्जिस्ट कर रही है? एग्जिस्ट टू सी द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इंट्रावायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन and that they are properly administered by the executive and the authority is not exceeded or abused। दोस्तों ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बना रहा है, वो इंट्रावायरस। दोस्तों इंट्रावायरस मतलब एज पर द लॉ, एज पर द जो उन्हें पावर दिया उसके हिसाब से बनाए, ऐसा नहीं कि वो अपने पावर के बियॉन्ड जाके कुछ भी बना दे। दोस्तों इंट्रावायरस का मीनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए जुडिशरी एक तरीके से एम्पायर बनकर खड़ी है। कभी भी कुछ भी आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो तुरंत पिक्चर में आ जाएगी। आप उसे चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एंड उसे रिड्रेस करा सकते हो अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल या लीगल राइट। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। इन एक्ट्स को इनवैलिड कहा जाता है, और इंट्रा वायर्स का मतलब होता है विद इन द पावर्स। ये अपोजिट ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, ये इन एक्ट्स को वैलिड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक मीनिंग है, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आगे चलेंगे। दोस्तों अब मल्टीफेरियस फंक्शन ऑफ जुडिशरी क्या है, जुडिशरी के फंक्शंस क्या क्या है दोस्तों, वो क्या क्या काम करती है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मेंस एग्जामिनेशन, जुडिशियल मेंस एग्जामिनेशन जेएमएफसी और सिविल जज में पूछा जाता है, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं जो मेन है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो दोस्तों, कस्टोडियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द, दोस्तों ये ऑफ है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट करेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लाइक जुडिशरी करेगी, और जुडिशरी में भी टॉप कोर्ट जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन करेगी वो फाइनल होगा, वो सारे ऑर्गन्स को मान्य होगा, सारे पीपल को मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पहला फंक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख रख रहा है जो हमारा जुडिशरी है। ठीक है। सेकंड दोस्तों आप देख पा रहे हो, मेंटेन्स प्रोटेक्ट्स द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरेशन। दोस्तों फेडरेशन यानी अलग अलग राज्य है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को ये हमेशा मेंटेन रखेगा। मतलब क्या है इसका, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। हमारा इंग्लैंड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारा लॉ सुप्रीम है। इंडिया में लॉ सुप्रीम है, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट सुप्रीम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। और लंदन में क्या है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे लॉ सुप्रीम नहीं है। तो ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो मैंने सोचा बता दूं। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मेंटेन करती है न्यायपालिका, जो हमारी जुडिशरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। दोस्तों अब आप अगला फंक्शन देख रहे हो, इट एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट, सोल आर्बिट्रेटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंपोनेंट यूनिट्स एंड इन बिटवीन। दोस्तों एज अ फेडरल कोर्ट ये काम करती है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो गया दोस्तों, तो उसे भी ये रिजोल्व करवाएगी। दो स्टेट और एक स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो भी यही रिजोल्व करवाएगी। अगर स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट हो गया, सपोज दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो गया, तो भी सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाएगी। तो कहीं ना कहीं सोल आर्बिट्रेटर है, ये सॉल्व करवा देगी। ये भी एक इसका मेजर फंक्शन है। ये हम ज्यूरिडिक्शन में पढ़ेंगे दोस्तों आगे डिटेल में। नेक्स्ट दोस्तों इसका फंक्शन है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स, जो आपके मौलिक अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी है।
अगर वो नहीं होगा तो समझ लो दोस्तों आपके राइट्स का हनन बहुत तेजी से हो सकता है, कोई भी सरकार अपनी ऑटोनॉमी चला सकती है। बट क्योंकि आपको राइट्स दिए गए हैं, राइट्स के भी हम जब वीडियोस आएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आप समझ लो जो भी आपके जीने के, कोई भी काम करने के अधिकार है, कहीं भी रहने के पूरे भारत में, कुछ भी करने के, लाइफ आपकी कैसी हो, आप एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचे रहें, आपको इक्वालिटी मिले, सब राइट्स का और उन राइट्स को एनफोर्स कैसे किया जाए, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, उन सब का प्रोटेक्शन जो कर रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इसका फंक्शन है। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों एक और इसका फंक्शन है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन ऑल फील्ड ऑफ लॉ, सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लाइक टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 141 में बहुत क्लियर दिया है कि इसने जो भी जजमेंट देना है वो सारी कोर्ट्स को बाध्य होगा। ठीक है दोस्तों, सारी गवर्नमेंट को भी बाध्य होगा, और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप नहीं, लाइक आप जाने को जा सकते हो, लेकिन उसका कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट इन द इश्यूज दैट आर रेफर टू इट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों भारत सरकार को अगर कोई मैटर समझ नहीं आ रही, किसी में उनको लीगल ओपिनियन चाहिए, तो वाया प्रेसिडेंट या डायरेक्टली भी, बट प्रोसीजर तो यही है कि वाया प्रेसिडेंट ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी, और अपने उस लीगल ओपिनियन को क्लियर करवा सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूं इसमें हम ये तीनों को डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक आर्टिकल करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जाम के लिए एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसलिए मैं एक ही वीडियो में सब क्लब नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक प्रोविजंस बता देता हूँ। यूनियन जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सारे प्रोविजन सेक्शन 124 से लेकर 147 में दिए गए हैं। स्टेट जुडिशरी जो हाई कोर्ट से, उनके सारे प्रोविजन सेक्शन 214 से लेकर 231 में दिए गए। और दोस्तों सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है उसका सेक्शन 233 से लेकर 237 में दिए गए। दोस्तों हम ये डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक करके, बट फिलहाल ये मेरे को आपको एक ओवरव्यू देना था, इसलिए एक मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, और आई होप आपको वीडियो से भी काफ़ी सीखने को मिला हो। दोस्तों जिन दर्शकों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दर्शक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आई होप आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो। तो दोस्तों, और आगे के वीडियो जिन दर्शकों ने हमारे नहीं देखे हैं, वो दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।